इस ट्रेनिंग सेशन में आपका स्वागत है। इस ट्रेनिंग सेशन में हम NABH 5th एडिशन के हिसाब से बने हुए सेफ्टी मैनुअल को डिस्कस करेंगे। आज हम COP 11F स्टैंडर्ड के हिसाब से चाइल्ड एंड न्यूनेट एब्डक्शन पॉलिसी को डिस्कस करेंगे। चाइल्ड एंड न्यूनेट एब्डक्शन पॉलिसी में हम ये डिस्कस करेंगे कि चाइल्ड एंड न्यूनेट एब्डक्शन जैसे किसी इवेंट को रोकने के लिए और सॉल्व करने के लिए हॉस्पिटल में किस तरह की प्रोसीजर्स और गाइडलाइंस डिसाइड की गई हैं। हॉस्पिटल या ऑर्गेनाइजेशन में एडमिट होने वाले सभी पीडियाट्रिक पेशेंट्स या न्यूबॉर्न बेबीज़ की सेफ्टी के लिए हॉस्पिटल ने कुछ सिक्योरिटी मेजर्स या सुरक्षा के कदम उठाए हैं, जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे। ऐसे सभी एरियाज़ जहाँ पर न्यूबॉर्न बेबीज़ या पीडियाट्रिक पेशेंट्स रखे जाते हैं, वहाँ पे विजिटर रिस्ट्रिक्शंस और एक्सेस रिस्ट्रिक्शंस लागू रहती हैं। यानी कि इन सभी एरिया में जाने के लिए आपके पास आइडेंटिटी कार्ड ज़रूरी है और आप अपने टाइम शेड्यूल के हिसाब से ही यहाँ जा सकते हैं। ऑपरेशन थिएटर और डिलीवरी रूम में जैसे ही बच्चे की डिलीवरी होती है, न्यूबॉर्न बेबी के फुटप्रिंट्स को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। इन फुटप्रिंट्स को बेबी की मदर की फाइल में रिकॉर्ड किया जाता है और इसके लिए एक रेड इंक पैड की मदद से बेबी के फुटप्रिंट को मदर की फाइल में एक वाइट पेपर पे स्टैम्प किया जाता है। इसी के साथ पैदा होने के तुरंत बाद ही बेबी को टैग किया जाता है और उस आईडी टैग पर यह जानकारी लिखी होती है: माँ का नाम, माँ का UHID, बच्चे का अपना UHID, बच्चे का जेंडर और बच्चे का वेट। ये आइडेंटिफिकेशन टैग बच्चे की राइट लेग में लगाया जाता है। बच्चे के गुम होने की स्थिति में इस टैग की मदद से बच्चे को पहचानने में आसानी होती है। बच्चे के पैदा होते ही बच्चे के लिए एक अलग से नया UHID तैयार किया जाता है, जिससे कि बच्चे को पहचानने में मदद मिलती है। जैसे ही बच्चे को लेबर रूम या ऑपरेशन थिएटर से बाहर लाया जाता है, तो ये पीडियाट्रिशियन की जिम्मेदारी रहती है कि वो बच्चे के पिता और बाकी फैमिली मेम्बर्स को बच्चे के बर्थ के बारे में बताए। बच्चे के जेंडर के बारे में भी बच्चे के पिता और बाकी फैमिली मेम्बर्स को बताने की जिम्मेदारी पीडियाट्रिशियन की है। ध्यान रखिए, हॉस्पिटल के किसी भी और स्टाफ को बच्चे की फैमिली को ये जानकारी बताने की ऑथराइजेशन नहीं है। अगर बच्चे के पेरेंट्स को बच्चे की आइडेंटिटी के बारे में कोई कन्फ्यूजन है किसी मिसकम्युनिकेशन के चलते, तो हॉस्पिटल उन्हें DNA टेस्ट कराने की सलाह दे सकता है ताकि बच्चे के बायोलॉजिकल माता पिता के बारे में पता किया जा सके। ऐसे सभी एरियाज में जहाँ पे न्यूबॉर्न बेबीज़ या पीडियाट्रिक पेशेंट को रखा जाता है, वहाँ के स्टाफ के पास कलर्ड फोटो ID कार्ड होते हैं और उन्हें ये हर समय पहनने होते हैं। इन सभी एरियाज में एंट्रीज रिस्ट्रिक्टेड होती है। यहाँ तक कि विजिटर्स और अटेंडेंट्स को भी विजिटर पास इशू किए जाते हैं और सिक्योरिटी स्टाफ पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन के बाद ही किसी भी व्यक्ति को इस एरिया में जाने के लिए अलाउ करता है। बच्चे की सुरक्षा के लिए जब बच्चे की माँ कमरे में हो तो बच्चे के बेसिनेट या पालने को इस तरह रखा जाता है कि कमरे के दरवाजे और बच्चे के पालने के बीच में बच्चे की माँ का बेड लगा हो। बच्चे की माँ को ये इंस्ट्रक्ट किया जाता है या बताया जाता है कि अगर वो किसी वजह से कमरे में नहीं है, जैसे कि उन्हें वॉशरूम जाना है या किसी और काम से कहीं जाना है, तो वो नर्सिंग स्टाफ को ये बताकर जाएंगी कि वो कमरे में अवेलेबल नहीं होंगी। इन सभी एरियाज में हाई डेफिनेशन CCTV कैमरास के साथ एंट्रेंस और एग्जिट पे लगातार वीडियो फुटेज की रिकॉर्डिंग की जाती है। ये वीडियो फुटेज हॉस्पिटल में 10 दिन के लिए अवेलेबल रहती है। किसी भी मिस हैपनिंग या बेबी मिसिंग की कंडीशन में इस फुटेज को देखा जा सकता है। इस फुटेज को पाने के लिए चीफ एडमिनिस्ट्रेटर और IT डिपार्टमेंट के हेड से संपर्क किया जा सकता है। बच्चे की माँ और बाकी अटेंडेंट्स को ये बताया जाता है कि यदि हॉस्पिटल का स्टाफ बच्चे को लेकर के
हॉस्पिटल के किसी और हिस्से में जाने की बात करता है तो वो इसके बारे में स्टाफ से पूरी जानकारी ज़रूर लें। जब भी बच्चे को हॉस्पिटल में कहीं ट्रांसपोर्ट किया जाएगा तो ऑथोराइज्ड स्टाफ जिसके पास आईडी बैंड हो वही बच्चे को हैंडल करेंगे और बच्चे के अटेंडेंट्स को ये बताएंगे कि बच्चे को क्यों और किस एरिया में मूव किया जा रहा है या ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। बच्चे को कभी भी बिना बेसिनेट के ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाएगा। बच्चे के अटेंडेंट्स को बताया जाएगा कि वो बच्चे को लेकर पेशेंट रूम से बाहर नहीं जा सकते हैं। अगर ऐसा करने की ज़रूरत है तो वो स्टाफ को इन्फॉर्म करेंगे और स्टाफ बेसिनेट में बच्चे को ट्रांसपोर्ट करेगा। ये ध्यान रखा जाता है कि बच्चों को कभी भी डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट की सुपरविजन से दूर ना रखा जाए। अब हम बात करेंगे कोड पिंक के बारे में। ऐसी किसी परिस्थिति में जब कोई बच्चा अपने एरिया से मिसिंग पाया जाता है तो जिस भी व्यक्ति ने ये नोट किया है वो नज़दीकी हॉस्पिटल स्टाफ या नर्सिंग स्टाफ को सूचित करेगा। बच्चे या पीडियाट्रिक पेशेंट के मिसिंग होने की स्थिति को कंफर्म करने के बाद अगले 30 सेकंड के अंदर हॉस्पिटल स्टाफ की जिम्मेदारी है कि वो हॉस्पिटल के सीईओ जीएम ऑपरेशंस को इन्फॉर्म करे और साथ में ही कोड पिंक भी अनाउंस करे। हॉस्पिटल की मैनेजमेंट या सीईओ बच्चे के पेरेंट्स को काउंसल करेंगे और उन्हें बताएंगे कि इस परिस्थिति से निपटने के लिए ज़रूरी प्रोटोकॉल्स हॉस्पिटल में हैं और बच्चे को जल्दी ही ढूंढ लिया जाएगा। कोड पिंक अनाउंस करने के लिए यूनिवर्सल कोड नंबर जो कि 200 है उस पर कोड पिंक की इंफॉर्मेशन दी जाएगी। कोड पिंक इंफॉर्मेशन देने के लिए आप कोड पिंक और अपनी लोकेशन को 3 बार दोहराएंगे। फ्रंट ऑफिस स्टाफ कोड पिंक की इंफॉर्मेशन रिसीव करने के बाद हॉस्पिटल के पब्लिक एड्रेसल सिस्टम पर यही जानकारी 3 बार क्लियरली अनाउंस करेंगे। फ्रंट ऑफिस सभी कोड पिंक इवेंट्स के लिए कोड रजिस्टर में एंट्री करेगा। इस रजिस्टर में कोड पिंक के अनाउंस का टाइम भी रिकॉर्ड किया जाएगा। सभी मॉक ड्रिल्स भी इस रजिस्टर में रिकॉर्ड की जाएंगी। कोड पिंक की अनाउंसमेंट सुनने के बाद सिक्योरिटी स्टाफ की जिम्मेदारी है कि हॉस्पिटल से आने जाने वाले सभी रास्तों को इमीडिएटली बंद कर दिया जाए और किसी भी व्यक्ति को इन रास्तों से आने या जाने ना दिया जाए। जिस वार्ड से बच्चे के गुम होने की खबर आई है वहाँ के स्टाफ की जिम्मेदारी है कि बच्चे की फैमिली को रीएश्योर करें और उनसे इस बात का पता लगाएं कि अंतिम बार उन्होंने बच्चे को किसके साथ देखा था या उन्हें क्या याद है कि बच्चे को कौन कहाँ लेकर गया था। इसके बाद ये स्टाफ उस पूरी यूनिट को सर्च करेगा और उसकी रिपोर्ट सिक्योरिटी स्टाफ को देगा। हॉस्पिटल के बाकी सभी स्टाफ की जिम्मेदारी है कि वो अपना गैर ज़रूरी काम छोड़कर नज़दीकी एग्जिट को गार्ड करें और वहाँ से किसी भी व्यक्ति को आने या जाने ना दें। स्टाफ की जिम्मेदारी है कि सीढ़ियों की तरफ जाने वाले दरवाजे, लिफ्ट से बाहर निकलने के रास्ते, कॉरिडोर से बाहर निकलने के रास्ते, इन सभी एरियाज़ को कवर किया जाए और यहाँ से आने जाने वाले लोगों को रोका जाए। जब कोड पिंक टीम का कोई मेंबर ऐसे किसी दरवाजे पर पहुंचे तो उसे वहां से बाहर जाने दें ताकि वो बच्चे को ढूंढ सकें। इन सभी रास्तों से आने जाने वाले लोगों की अच्छे से तलाशी की जाएगी। उनके पास पाए जाने वाले किसी भी बड़े हैंडबैग, बड़े डब्बे या कोई भी शॉल या स्टॉल उड़े हुए आदमी या किसी अन्य प्रकार के कार्ट की जांच की जाएगी। कोड पिंक टीम में ये 3 डिपार्टमेंट के लोग होंगे: सिक्योरिटी स्टाफ, हाउसकीपिंग सुपरवाइजर्स और हेल्पर सुपरवाइजर्स। कोड पिंक अनाउंस होते ही इनका काम है कि जिस भी वार्ड से कोड पिंक अनाउंस हुआ है वहां से शुरू करके ये पूरे हॉस्पिटल की अच्छे से जांच करें। कोड पिंक टीम बच्चे को ढूंढने के लिए सभी बैगेज, कपड़ों के बड़े बंडल, बड़े हैंडबैग्स, ऐसे कोई भी व्यक्ति जो कि शॉल या स्टॉल लेकर बैठे हों जिसके अंदर के बच्चे को छुपाया जा सके, हॉस्पिटल के प्रेमाइसिस में पार्क्ड सभी कार्स, क्रेट्स और बड़े फर्नीचर और इनके साथ ही सभी वॉशरूम की भी जांच करेंगे। हॉस्पिटल के अंदर पार्क सभी गाड़ियों को भी मिसिंग बेबी के लिए चेक किया जाएगा। इस तलाशी के दौरान अगर बच्चे को ढूंढ लिया जाता है
तो कोड पिंक को ओवर कर दिया जाएगा। लेकिन यदि 1 घंटे के बाद भी बच्चे को नहीं ढूंढा जा सका है तो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में हॉस्पिटल मैनेजमेंट की तरफ से एक FIR लॉन्च कराई जाएगी। यदि बच्चे को ढूंढ लिया जाता है और ऐसे व्यक्ति को पहचान लिया जाता है जिसने बच्चे को चुराने की कोशिश की थी, तो हॉस्पिटल के मैनेजमेंट की तरफ से पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट दर्ज कराई जाएगी। हॉस्पिटल के स्टाफ को ऊपर डिस्कस किए गए सभी प्रोटोकॉल्स के बारे में कम से कम साल में 2 बार ट्रेनिंग दी जाएगी। कोड पिंक की स्थिति में हॉस्पिटल के प्रोटोकॉल्स के हिसाब से हॉस्पिटल के स्टाफ की तैयारी को चेक करने के लिए साल में कम से कम 2 बार टेबल टॉप एक्सरसाइज या मॉक ड्रिल के जरिए हॉस्पिटल के स्टाफ की तैयारी चेक की जाएगी। इन मॉक ड्रिल्स और इसमें पाई जाने वाली किसी भी तरह की कमी को रिकॉर्ड किया जाएगा और उनको दूर करने के लिए ज़रूरी ट्रेनिंग दी जाएगी।